तो आज जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं वो एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें नॉन कोर डेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें प्रोटोजोआ चैप्टर है। प्रोटोजोआ चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन करा दिया है, रिप्रोडक्शन करा दिया है, काला जार करा दिया है और डायरिया हमने करा चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज़ है, इसकी ब्रीफ अकाउंट हम इसका पढ़ेंगे। इसे कॉजेटिव एजेंट का ब्रीफ अकाउंट आज हम समझेंगे। ठीक है, तो फिर हम अब शुरू करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस जो है बीमारी है जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कारण फैलती है और इसका जो वेक्टर है वो ग्लोसिना पैल्पेलिस है, सीसी फ्लाई है। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका सिस्टेमिक पोजीशन में सबसे पहले दिया हुआ फाइलम ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया है। सब फाइलम इसको सार्कोमेस्टिगोफोरा है। इसका सुपर क्लास इसकी है मैस्टिगोफोरा और क्लास इसकी है जूमेस्टिगोफोरिया। ऑर्डर है इसका काइनेटोप्लास्टिडा और जीनस है ट्रिपेनोसोमा और स्पीसीज है गैम्बियंस। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो एक प्रोटोजोअन है, इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार। अब शुरू करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले जो वैज्ञानिक है वो है वैलेंटीन जो है, इन्होंने सबसे पहले ट्रॉट फिश है, इस ट्रॉट फिश के ब्लड में सबसे पहले ट्रिपेनोसोमा को खोजा था, रिपोर्ट किया था। फॉर्डे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मनुष्य के ब्लड में पैरासाइट को ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले मनुष्य के ब्लड में पैरासाइट को ऑब्जर्व किया था। कैस्टिलानी जो है, इन्होंने मनुष्य के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो दिमाग में ब्रेन के अंदर फ्लूइड भरा होता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो मतलब ब्रेन के अंदर, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो फ्लूइड भरा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसमें सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था कास्टेलानी ने। इसके बाद वैज्ञानिक जो है वो है ब्रूस और नावारो। इन दोनों वैज्ञानिकों ने स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है, इसका रिलेशन इस पैरासाइट से बताया कि इसका संबंध स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से है। किसका संबंध? ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का संबंध स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी से है। ये सबसे पहले ब्रूस और नेवारो ने बताया। ब्रूस ने बताया कि यह सीसी फ्लाई है, ग्लोसिना पैल्पेलिस या सीसी फ्लाई जो है, इसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस जो बीमारी है ये ट्रांसमिट होती है। तो स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का ट्रांसमिशन सीसी फ्लाई या ग्लोसिना पैल्पेलिस द्वारा होता है। ये सबसे पहले ब्रूस ने ही बताया, ऑब्जर्व किया था। इसके बाद अगला आता है हैबिट एंड हैबिटाट में देख लेते हैं कि जैसे ही जो पैरासाइट है वो कहाँ रहता है, कहाँ हमें मिलेगा। एक तो ब्लड में मिलेगा, मनुष्य के ब्लड में, लिम्फ नोड में मिलेगा और स्प्लीन में और CSF में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। मनुष्य के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, लिम्फ में और ब्लड में ये पैरासाइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सीसी फ्लाई में देखा जाए, ग्लोसिना पैल्पेलिस में देखा जाए तो ये ग्लोसिना पैल्पेलिस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, मिडगट में पाया जाता है। इसके अलावा इस सलाइवरी ग्लैंड में जाकर पहुँच जाता है। तो जो हमें प्राप्त होगा वो इंटेस्टाइन में से प्राप्त होगा। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि शेप और साइज़ का कैसा होता है। ये सिलेंडर आकार का होता है, बेलनाकार होता है, एलोंगेटेड होता है, कलरलेस होता है और सिकल शेप्ड होता है, सिकल शेप फ्लैटेंड होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। ये नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। टेपरिंग एट द बोथ एंड, ये दोनों एंड पर कैसा होता है, नुकीला होता है, टेपरिंग होता है। देखिए इस तरह से ये नुकीला होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है। एंटीरियर से जो होता है ज़्यादा नुकीला होता है और पोस्टीरियर एंड कुछ हल्का सा ब्लंट होता है। ठीक है, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई 15 से 30 माइक्रोमीटर लंबी होती है। इसकी जो लंबाई है
15 से 30 माइक्रोमीटर लेंथ होती है और चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई जो है वो विथ 1 से 3 माइक्रोन मीटर होती है। इसके बाहर की तरफ एक पेलिकल नामक थिन इलास्टिक फर्म लाइक पेलिकल पाया जाता है जो इसके बाहर की तरफ पाया जाता है। इसकी पूरी बॉडी को कवर किए रहता है और बॉडी के शेप को बनाने का काम करता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए सबसे बाहर की तरफ क्या है, पेलिकल दिखाई गई है। पेलिकल में क्या है, ये सबसे बाहर की तरफ पेलिकल है जो इसकी पूरी बॉडी को कवर किए रहता है। ठीक है, ये पूरी बॉडी को इस तरह से ये कवर किए रहेगा। पेलिकल होती है और बॉडी का शेप निर्धारित करती है, इसी के कारण होता है। अंदर इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। एक्टोप्लाज्म जो बाहर की पेरीफेरी पे पाया जाता है और एंडोप्लाज्म सेंटर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है जो सेंटर में होता है, ओवल शेप्ड या स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर एंड इसका जो ये वाला जो है भाग है, ये एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड कहलाता है जिधर फ्लैजिलम लगा हुआ है। और ये पोस्टीरियर एंड कहलाता है, पोस्टीरियर एंड कहलाता है। पोस्टीरियर एंड हल्का सा ब्लंट है और एंटीरियर एंड पॉइंट टेपरिंग है। पोस्टीरियर एंड पर काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। पोस्टीरियर एंड पर काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है। काइनेटोप्लास्ट के पास में ब्लीफेरोप्लास्ट या बेसल ग्रेनुल्स पाए जाते हैं। बेसल ग्रेनुल्स से ही फ्लैजिलम निकला होता है। ये बेसल ग्रेनुल से निकला हुआ फ्लैजिलम पूरी बॉडी को कवर करता हुआ पूरी बॉडी के साथ साथ पीछे आगे की तरफ जाता है और एंटीरियर एंड से आगे की तरफ ये फ्री हो जाता है। इसलिए जो फ्री वाला भाग है, एंटीरियर एंड से आगे की तरफ जो फ्री भाग है उसे हम फ्री फ्लैजिलम कहते हैं। और बाकी जो भाग होता है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की बाउंड्री को बनाता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की बाउंड्री से को मार्क करता है। ठीक है, तो इस कारण क्या है कि जो पूरी बॉडी में होता तो है लेकिन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है उसको मार्क किए रहता है, उसके साथ अटैच रहता है। जबकि एंटीरियर एंड पर जाने के बाद ये फ्री हो जाता है, आगे की तरफ निकल जाता है और फ्री फ्लैजिलम के रूप में दिखाई देता है। अगला है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। ये लोकोमोशन के लिए एक एडेप्टिव स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। इसके मूवमेंट से क्या है कि तैरने में या लोकोमोशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, अगला है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि ये एक ही फ्लैजिलम होता है, अर्थात ये कैसा होता है, यूनिफ्लैजिलेट यानी प्रोटोजोन है। इसके अंदर जो फाइब्रिल्स पाए जाते हैं वो 9+2 अरेंजमेंट, उसका 9+2 अरेंजमेंट होता है। इसके अतिरिक्त इसमें जो बेसल ग्रेनुल्स एराइज होते हैं, बेसल ग्रेनुल्स से पोस्टीरियर एंड पर जो बेसल ग्रेनुल्स होते हैं वहाँ से फ्लैजिलम एराइज होता है, जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। इसके अतिरिक्त और आगे क्या रहा है, अटैच्ड ऑल अलोंग द बॉडी, पूरे बॉडी पर ये अटैच रहता है और मार्किंग करता है बाउंड्री ऑफ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की बाउंड्री को ये मार्किंग करता है। इट इज़ द फ्री एट एंटीरियर एंड पर ये जाकर फ्री हो जाता है, इसलिए तब इसे हम फ्री फ्लैजिलम कहते हैं। अगला आता है काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट जस्ट पोस्टीरियर टू बेसल ग्रेनुल्स। ये पोस्टीरियर एंड पर बेसल ग्रेनुल्स के थोड़ा ही पीछे की तरफ होता है और स्मॉल होता है, छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्क शेप्ड होता है, पैराबेसल बॉडी होती है। इसको डिस्क शेप्ड पैराबेसल बॉडी कहते हैं। पैराबेसल बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसल ग्रेनुल्स के जस्ट पीछे होता है, इसलिए। इट कंटेंट्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है।
इसके अतिरिक्त से क्या है लिखा हुआ है कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टो एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। यहाँ पर हमने देखा था कि एक्टो और एंडोप्लाज्म में ये डिफरेंशिएटेड होता है। अब देखिए इसमें आगे चलेगा, कंटेन्स ग्रीनिश बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। इसमें ग्रीनिश बॉल्यूटिन, ग्रीन कलर के बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स कंटेन्स ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट। ग्लाइकोजन और फास्फेट इसमें बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो एक तो इसमें साइटोप्लाज्म में ग्रीन कलर के बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं और इन ग्रेन्यूल्स में ग्लाइकोजन और फॉस्फेट पाया जाता है। स्मॉल हाइड्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे हाइड्रोलाइटिक मॉलिक्यूल्स पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में। इसके अतिरिक्त गोल्जी बॉडी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें। तो न्यूक्लियस जो है वो सिंगल होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल होता है। वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है, अर्थात इसको हम ट्रोफो न्यूक्लियस भी कहते हैं, ट्रोफो न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या सिंगल होती है, इलोंगेटेड होती है और बड़ी होती है। सिंगल होती है, इलोंगेटेड होती है पूरी बॉडी में और बड़ी होती है। पूरी बॉडी में एंटीरियर एंड से लेकर पोस्टीरियर एंड तक ये पाई जाती है। एंटीरियर एंड में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया को एंटीरियर कॉन्ड्रियोम कहते हैं और पोस्टीरियर एंड में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया को पोस्टीरियर कॉन्ड्रियोम कहते हैं। इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो है वो फ्लैजेलर पॉकेट और न्यूक्लियस के मध्य में पाई जाती है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या तो अटैच्ड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अटैच्ड होता है, या फिर ये फ्री रूप में साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम भी पाए जा सकते हैं, या फिर ये राइबोसोम फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया कि ये स्ट्रक्चर है इसका, जिसमें ये बिंदी से दिखी है। ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स हैं। रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स मतलब बॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रीन कलर के होते हैं रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसके बाद अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, ईआर और राइबोसोम हो गया। अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फ ऑफ ट्रिपेनोसोमा। पॉलीमॉर्फ और ट्रिपेनोसोमा में का मतलब है कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के कई सारे स्ट्रक्चर हैं, कई स्ट्रक्चर रहता, 4 इसकी शेप हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं के फॉर्म में ये रहता है। तो 4 स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर के फॉर्म में? पहला है जो है वो है एमेस्टिगोट, दूसरा है प्रोमेस्टिगोट, तीसरा है एपीमेस्टिगोट और चौथा कहलाता है ट्राइपोमेस्टिगोट। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म्स हैं इसकी, एमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, एपीमेस्टिगोट, ट्राइपोमेस्टिगोट। एमेस्टिगोट का दूसरा नाम है लीशमानियल, दूसरे का प्रोमेस्टिगोट का नाम है लेप्टोमोनाड फॉर्म। एपीमेस्टिगोट फॉर्म को हम क्रिथेडियल फॉर्म भी कहते हैं और ट्रिपेनोमेस्टिगोट को हम ट्रिपेनोसोम फॉर्म भी कहते हैं। एमेस्टिगोट फॉर्म कैसी होती है? एमेस्टिगोट फॉर्म गोल होती है, सर्कुलर होती है, इसमें न्यूक्लियस वो सेंटर में होता है और काइनेटोप्लास्ट होता है। इसके साथ साथ इसमें काइनेटोप्लास्ट के साथ साथ कुछ फ्लैजिलम का छोटा सा फ्लैजिलम होता है जो बॉडी के अंदर ही रहता है, पेलिकल के अंदर ही रहता है। तो इसमें दूसरा डायग्राम देख लीजिए, इसमें भी ऐसा दिखाया है, इसमें फ्लैजिलम नहीं दिखाया है। अच्छा, अगला देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ? लीशमानियल फॉर्म। पहला जो फॉर्म है उसे लीशमानियल फॉर्म कहते हैं।
या फिर इसका दूसरा नाम हमने बताया था, इसका क्या कहते हैं, एमेस्टिगोट फॉर्म या लीशमानियल फॉर्म कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्मॉल ओवल राउंडेड न्यूक्लियस होता है, इसमें स्मॉल होता है, ओवल या राउंडेड न्यूक्लियस होता है, फ्लैजेलम रिड्यूस्ड होता है, बहुत ही छोटा होता है, एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होता है, जैसे कि इसमें डायग्राम में हमें दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो फ्लैजेलम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही अंदर है। एक्सटर्नल फ्लैजेलम नॉट फाउंड, इसमें एक्सटर्नल फ्लैजेलम इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें एक्सटर्नल फ्लैजेलम इसके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला लेप्टोमोनाड फॉर्म। लेप्टोमोनाड फॉर्म देख लीजिए कैसा है लेप्टोमोनाड फॉर्म। लेप्टोमोनाड फॉर्म या प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, इसमें क्या है कि ये इसमें इलोंगेटेड है, न्यूक्लियस सेंटर में है, काइनेटोप्लास्ट उसके पास में है और काइनेटोप्लास्ट से फ्लैजेलम निकल रहा है जो कि फ्री, अब आगे एंटीरियर पोर्शन पे आगे जाकर फ्री फ्लैजेलम के रूप में भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या लिखा है हमने कि फ्री फ्लैजेलम ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल्स, बेसल ग्रेन्यूल से फ्री फ्लैजेलम निकला हुआ होता है इसमें, लेकिन अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं पाई जाती है। क्या चीज़ नहीं पाई जाती है इसमें, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसमें नहीं पाई जाती है। देख लीजिए इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं दिखाई गई है। काइनेटोप्लास्ट के पास बेसल ग्रेन्यूल्स है और बेसल ग्रेन्यूल से ये फ्लैजेलम निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। अगला जो है वो है एपीमेस्टिगोट फॉर्म या क्रिथेडियल फॉर्म। क्रिथेडियल या एपीमेस्टिगोट फॉर्म में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस सेंटर में है काइनेटोप्लास्ट, उसके पास बेसल ग्रेन्यूल और बेसल ग्रेन्यूल से निकलता हुआ फ्लैजेलम है और फ्री फ्लैजेलम भी पाया जा रहा है। इसमें थोड़ी सी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का छोटी सी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। तो हमने क्या लिखा है क्रिथेडियल फॉर्म में कि लॉन्ग फ्लैजेलम अराइव फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल्स एंड फ्री एंटीरियरली, और एंड पर और ये फ्री हो जाता है एंटीरियरली, वाला एंटीरियर एंड पर ये फ्री भी हो जाता है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इल डेवलप्ड, बहुत ही थोड़ी सी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन इसमें डेवलप्ड हो चुकी होती है क्रिथेडियल फॉर्म में। इसके बाद होती है ट्रिपेनोसोम। ट्रिपेनोसोम फॉर्म, ट्रिपेनोसोम फॉर्म कौन सी है, लास्ट फॉर्म है ट्राइपोमेस्टिगोट, ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म या ट्रिपेनोसोम मेस्टिगोट। ये इलोंगेटेड होती है, ये देखिए ये इलांगेटेड होती है और काइनेटोप्लास्ट उसके बाद बेसल ग्रेन्यूल और बेसल ग्रेन्यूल से निकलता हुआ फ्लैजेलम, और इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी पूरी बॉडी पे पाई जा रही है और फ्री फ्लैजेलम भी इसमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या लिखा है कि फ्लैजेलम इज लार्ज, लंबा फ्लैजेलम होता है, फ्री एंटीरियरली, एंटीरियर साइड पर ये फ्री होता है फ्री फ्लैजेलम के रूप में। वेल डेवलप्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड इसमें पाई जा रही है। ये चारों के एक और डायग्राम है, इसमें से चाहे तो इसमें से बना लें आप। अब देखते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन में क्या है कि बेवी मूवमेंट होता है, इसका जो मूवमेंट होता है वो बेवी मूवमेंट होता है। बेवी मूवमेंट का मतलब क्या है, वेव के समान, लहर के समान इसका मूवमेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको बेवी मूवमेंट शो करती है। ठीक है, और फ्लैजेलम पाया जाता है इसमें। और कहाँ पर होती है बेबी मूवमेंट, ये ब्लड में और लिम्फ में, ब्लड और लिम्फ में इसे फ्लैजेलम और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की सहायता से बेबी मूवमेंट करता है। न्यूट्रिशन इसमें स्पोरोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, स्पोरोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एनारोबिक टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन रेस्पायरेशन होता है, एनारोबिक होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है ब्लड और लिम्फ में। एनारोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होता है। एक्सक्रीशन जो होता है, वेस्ट प्रोडक्ट का जो एक्सक्रीशन है वो डिफ्यूज कर लिया जाता है जनरल बॉडी सरफेस द्वारा, ब्लड में या लिम्फ में, अगर लिम्फ में है तो लिम्फ में और ब्लड में प्रेजेंट है तो ब्लड में। तो ब्लड या लिम्फ में जनरल बॉडी सरफेस द्वारा या पेलिकल द्वारा ये डिफ्यूज कर दिया जाता है, डिफ्यूजन विधि द्वारा वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ दिया जाता है। रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिजन द्वारा होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। अब देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है। कि इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है इसमें ये है ब्लिफेरोप्लास्ट और ब्लिफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट से ये आपका फ्लैजेलम निकल रहा है। ठीक है, तो जो ए में तो दिखाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है।
इसके बाद दिखाया गया है दूसरे बी फॉर्म में दिखाया गया है कि बी फॉर्म में यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इलोंगेटेड और डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। मतलब किस प्रकार से डिवीजन है, ये इलोंगेटेड हो जाता है पहले, उसके बाद ये 2 भागों में बट जाता है। और साथ ही साथ न्यू फ्लैजिलम, नया फ्लैजिलम भी अंडुलेटिव मेम्ब्रेन के साथ साथ एक नया फ्लैजिलम भी इसमें बनना शुरू हो जाता है, एक नया फ्लैजिलम भी बनना शुरू हो जाता है, एक नया फ्लैजिलम भी। और ये नया फ्लैजिलम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ते बढ़ते पूरी लेंथ तक होता जा रहा है। और 2 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस इलोंगेटेड होकर 2 भागों में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, एक न्यूक्लियस और ये रहा दूसरा न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती हैं इसमें अंडुलेट, और साथ ही साथ फ्लैजिलम भी बहुत काफ़ी लंबा हो जाता है। इसके बाद अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में क्या होता है कि डिवीजन होता है बेसल ग्रेनूल ब्लीफेरोप्लास्ट और की तरफ से होता है और फॉलोड बाय द काइनेटोप्लास्ट, और काइनेटोफोर को फॉलो करता है कि न्यू फ्लैजिलम, एक नया फ्लैजिलम बन जाता है, बिगिंस टू ग्रो आउट अलोंग द मार्जिन ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के मार्जिन पर एक न्यू फ्लैजिलम बनना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियस देन डिवाइड, उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, इलोंगेट होकर डिवाइड हो जाता है, और दिस डिवीजन इज फॉलोड बाई द लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसके बाद साइटोप्लाज्म का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। यहाँ पर देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हो गया, 2 डॉटर्स बन गए यहाँ पे, एक ये बन गया और एक ये बन गई डॉटर साइटोप्लाज्म। उसके बाद कमेंसिंग फ्रॉम एंटीरियर एंड एक्सटेंडिंग बैकवर्ड, एंटीरियर एंड से लेकर बैकवर्ड की तरफ। एंटीरियर एंड कहाँ है, इस तरफ एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड से बैकवर्ड की तरफ, जो बैकवर्ड वाला पोस्टीरियर एंड की तरफ, पोस्टीरियर एंड की तरफ ये डिवीजन होता चला जाता है, एक्सटेंड करता जाता है। और टिल कब तक करता जाता है, टिल द डॉटर इंडिविजुअल सेपरेट, जब तक डॉटर इंडिविजुअल दोनों सेपरेट नहीं हो जाते, डॉटर ट्रिपेनोसोम्स सेपरेट नहीं हो जाते, तब तक ये डिवीजन होता रहता है। इसके बाद 2 डॉटर ट्रिपेनोसोम्स बन जाते हैं। इस प्रकार बार बार ये क्रिया होती रहती है और कई इनकी संख्या, अपनी संख्या में ये बढ़ोतरी कर लेते हैं या इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा ये अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन ये करते हैं, तो ये तो बात चलो ठीक है। अब देखते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस जो होता है उसमें कौन कौन सी स्टेज होती हैं। तो 3 स्टेजेस होती हैं स्लीपिंग सिकनेस में। पहली स्टेज जो होती है उसे प्राइमरी स्टेज कहते हैं, दूसरी स्टेज जो होती है उसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, तीसरी को थर्ड स्टेज कहते हैं। प्राइमरी स्टेज में क्या होता है कि जो सीसी फ्लाई है वो मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोम से इंजेक्टेड बाई सीसी फ्लाई, तो सीसी फ्लाई द्वारा मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोम्स को इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इसका प्रोबोसिस है और प्रोबोसिस द्वारा ये इंजेक्ट किया जा रहा है मनुष्य के अंदर। मल्टीप्लाई एट द इंजेक्शन, जहाँ पर ये इंजेक्ट किया जाता है मनुष्य के अंदर, उसी जगह पर ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रिपेनोसोम, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन द्वारा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं किसमें, सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि ये धीरे धीरे ये चले जाते हैं इन ब्लड स्ट्रीम में, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। और लेकिन ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये ब्लड सेल्स के अंदर नहीं आते, केवल ब्लड स्ट्रीम में ही रहते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में रहने के बाद क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन बाई बाइनरी फिशन एज ट्राइपोमेस्टिगोट्स के रूप में ये बाइनरी फिशन करते रहते हैं। एंड टिश्यूज़, और टिश्यूज़ के अंदर स्पेसिस, टिश्यू में चले जाते हैं, स्पेसिस वेरियस ऑर्गन्स और अन्य भिन्न भिन्न ऑर्गन्स में चले जाते हैं, पर्टिकुलरली लिम्फ नोड्स इनिशियली। प्रारंभ में ये सबसे पहले लिम्फ नोड में जाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे और टिश्यूज़ में और दूसरे ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में भी चले जाते हैं।
जब ये दूसरे ऑर्गन्स के टिश्यूज़ में चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, तब ये हम कहते हैं कि ये सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। जब ये लिम्फ नोड्स में जाने के बाद और आगे चलकर ये क्या CSF में चले जाते हैं, CSF में या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, ब्रेन में चले जाते हैं, ब्रेन के CSF में सेंट्रल नर्वस फ्लूइड में चले जाते हैं। तब इसको हम कहते हैं कि अब ये थर्ड स्टेज में आ चुके हैं। ठीक है, अब लाइफ साइकिल होती कैसी है इनकी वो हम देख लेते हैं। तो ये दिखाई गई है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जो ऊपर वाला पोर्शन वो दिखाया गया है वर्टिब्रेट होस्ट का, मतलब मेन जो है वो प्राइमरी होस्ट होता है, वर्टिब्रेट होस्ट होता है, और दूसरा जो होता है इनवर्टिब्रेट होस्ट जो होता है वो सीसीफ्लाई या ग्लोसिना पैल्पेलिस होता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो सीसीफ्लाई या ग्लोसिना पैल्पेलिस इंटरमीडिएट होस्ट होता है, जबकि मनुष्य प्राइमरी होस्ट होता है। ठीक है, तो मनुष्य क्या हो गया, वर्टिब्रेट होस्ट हो गया या प्राइमरी होस्ट हो गया, प्राइमरी होस्ट हो गया। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मनुष्य के अंदर प्राइमरी होस्ट के अंदर दिखाया गया है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो दिखाया गया है सीसीफ्लाई के अंदर, ग्लोसिना पैल्पेलिस के अंदर, इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं पहले मैन के अंदर। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेटासाइक्लिक फॉर्म, इसकी जो मेटासाइक्लिक फॉर्म है, जब कोई ग्लोसिना पैल्पेलिस या सीसीफ्लाई जब मनुष्य को काटती है तब वो अपने इंजेक्ट कर देती है मेटासाइक्लिक फॉर्म को इंजेक्ट कर देती है ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं मनुष्य की, और मनुष्य की ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाने के बाद ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है, जो छोटी मेटासाइक्लिक फॉर्म जो होती है वो छोटी होती है, उसमें फ्री फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। जब ये मेटासाइक्लिक फॉर्म इंजेक्ट कर दी जाती है और इंजेक्ट वाले स्थान पर जाकर ये डिवाइड करने लगते हैं और उसके फिर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं, तो ब्लड स्ट्रीम में पहुँच कर तक क्या बन जाते हैं, ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बदल जाते हैं। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म तो पता ही है कौन सी है, जो हमने चौथे नंबर पर बताई थी, फोर्थ ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म में या लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में ये बदल जाते हैं। और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदलने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, किसके अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिवीजन करते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं, और डिवाइड होकर अपनी संख्या को, अपने नंबर्स को बढ़ा लेते हैं। इसके बाद ये इंटरमीडिएट फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बना लेते हैं। शॉर्ट माने छोटे स्टम्पी फॉर्म बना लेते हैं, जिसमें फ्री फ्लैजिलम नहीं होता है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बनने के बाद ये ब्लड में ही मूव करते रहते हैं, और जब कोई नई ब्लड या सीसीफ्लाई जो इन्फेक्टेड नहीं है, जब इसको बाइट करती है मनुष्य को, तब उसका ब्लड स्ट्रीम में शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो होता है उसको भी साथ में ये सक कर लेती है। ब्लड सक करने के साथ साथ शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म भी सक कर लेती है, और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म सक करने से ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो है ग्लोसिना पैल्पेलिस के मिडगट में आ जाता है। कहाँ जाता है, मिडगट में। अब मिडगट में क्या होता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म जो है वो मिडगट में आ जाता है, और मिडगट में आने के बाद फिर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, ट्राइपोमैस्टिगोट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब मिडगट के अंदर ये ट्राइपोमैस्टिगोट या लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर डिवाइड करता है सिलेंडर फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है, और बाइनरी फिजन करने के पश्चात ये जब ये धीरे धीरे इस सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, ये वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड में आ जाता है, और सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद ये क्रिथाइडल फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो ये क्रिथाइडियल फॉर्म में बदल जाता है। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म क्रिथाइडल फॉर्म बदल जाएगा, और यहाँ पर क्रिथाइडल फॉर्म बदलने के बाद सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये क्रिथाइडल फॉर्म डिवाइड करती है, और अपने जैसे कई सारे स्ट्रक्चर को, कई सारे ट्रिपैनोसोमा को बना लेती है, ट्रिपैनोसोमा की क्रिथाइडल फॉर्म को बना लेती है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड में ही ये मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाती है, स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म
जो है मनुष्य के लिए इन्फेक्टेड फॉर्म होती है, इन्फेक्टिव होती है। मनुष्य के लिए कैसी होती है ये? इन्फेक्टिव, इन्फेक्टिव फॉर्म। मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। यही फॉर्म जो है इन्फेक्टिव फॉर्म, मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है, जब कोई ये इन्फेक्टिव टीसीसी फ्लाई या ग्लोसिना पैल्पेलिस जब किसी मनुष्य को काटता है तब ये अपने सलाइवा द्वारा स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म को उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, और फिर ये इंजेक्ट करने के बाद दोबारा से ये मनुष्य के ब्लड में आ जाते हैं, और ब्लड में आकर फिर दोबारा से ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बदल जाते हैं और फिर बाइनरी फिशन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। तो इन्फेक्टिव फॉर्म जो मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो तो होता है स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म, स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म होती है। और सीसी फ्लाई के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म तो केवल सीसी फ्लाई के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, और स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म मनुष्य के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। अब हम देख लेते हैं कि पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम सबसे पहले इसकी देखते हैं डिसीज़। डिसीज़ में क्या है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज करती है। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियन से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है मनुष्यों में। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके? हेडेक, सिर में दर्द होता है, फीवर, बुखार आ जाता है, वीकनेस, कमजोरी रहती है पूरे शरीर में, जॉइंट्स में दर्द रहता है, एनीमिया, खून में कमी आ जाती है, इन्वेट, अगर ये इन्वेट कर जाती है लिम्फेटिक ग्लैंड में, अगर ये लिम्फेटिक ग्लैंड में जब इन्वेट कर जाती है, अंदर चली जाती है, लिम्फेटिक ग्लैंड में चले जाता है, तब ये उसमें स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है, लिम्फेटिक ग्लैंड में स्वेलिंग उत्पन्न कर देता है। इसके तहत स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, अर्थात ये इंसोम्निया की बीमारी है, नींद न आने की। रात में नींद नहीं आती है, दिन के समय में नींद आती है, इसलिए पूरा दिन नींद आती रहती है और रात में सो नहीं पाते हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस का यही है। स्लीपिंग माने सोने में कमजोरी, सोना, नींद सोना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है रात में। तो जो है दिन में नींद आएगी और रात में नींद नहीं आएगी। रात में कितना भी कोशिश करेंगे नींद नहीं आएगी। इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है इसमें। डायग्नोसिस में हमने यहाँ लिख दिया है ब्लड इसका ले लेते हैं, और ब्लड लेकर ब्लड की फिल्म बना लेते हैं, और स्लाइड पर ब्लड फिल्म बना लेते हैं, और उसमें इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देख लेते हैं, या फिर एग्जामिनिंग करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड द्वारा। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाल लेते हैं और उसका एग्जामिन करते हैं उसको, तब हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डायग्नोसिस किस प्रकार की जाती है। डायग्नोसिस जो की जाती है वो बाई एग्जामिनिंग फ्रेश और स्टेन्ड पेरीफेरल ब्लड। तो पेरीफेरल ब्लड अर्थात जो ब्लड हमारे पेरीफेरल बॉडी के सतह पर स्किन के नीचे पाया जा रहा है उसको एग्जामिन करते हैं, या फिर बाई एग्जामिनिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को एग्जामिन करके भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकाला कहाँ से जाता है? ये लुम्बर पंचर द्वारा। लुम्बर बोन जो होती है उनके बीच में जगह में होती है, और वहाँ पर पंचर करके उसमें निडल डालकर वहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। अगला है बाई एग्जामिनिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ एनलार्ज्ड लिम्फेटिक ग्लैंड। तो जो लिम्फेटिक ग्लैंड में सूजन आ गई है, स्वेलिंग हो गई है, और ऐसी लिम्फेटिक ग्लैंड्स के एक्सट्रैक्ट से भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब है थेरेपी या ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए 2 ड्रग्स दी जाती हैं। एक तो बायर्स 205, ये जो है इसके नाम से आती है एट्रीपोल नाम से आती है, जर्मेनिन नाम से आती है, सोरानमिन नाम से आती है। ये बैरियर्स 205, और दूसरा जो है ड्रग वो है पेंटामिडीन या फिर लोमिडीन। ये 2 ड्रग हैं, बायर्स 205 और पेंटामिडीन। ये 2 ड्रग हैं जो यूज़ की जाती हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
ये वाइडली यूज़ की जा रही हैं आजकल, और ये बोथ जो हैं दोनों ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, और ये जो ड्रग हैं लो इन टॉक्सिसिटी, इनकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है। इफ़ेक्टिव इन ट्रीटमेंट में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। प्रिवेंट रेइन्फेक्शन फॉर सेवरल मंथ के लिए ये रोग से छुटकारा दिला सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अब देख लेते हैं कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिसीज़ हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे, इस चार्ट में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी है, जैसे कि हम पढ़ ही रहे हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, जो कि प्रोटोजोन है, और ये मनुष्य में इसका मनुष्य प्राइमरी होस्ट है और मनुष्य के ब्लड में ये पाया जाता है। बैक्टर जो है ग्लोसिना पैल्पेलिस है और इसे सीसीफ्लाई कहते हैं, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नामक ये रोग उत्पन्न करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंट्रल अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका में ये बीमारी पाई जाती है। दूसरा है इम्पॉर्टेंट बीमारी है ट्रिपेनोसोमा रोडिसियंस जो बीमारी है ये मनुष्य में होती है, प्राइमरी होस्ट मनुष्य है और मनुष्य के ब्लड में ये पाया जाता है। ग्लोसिना मॉर्सिटेंस इसका बैक्टर है, इसे सीसीफ्लाई भी कहते हैं। इससे जो रोग हो जाता है उसे रोडेसिया स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और ये साउथ ईस्टर्न में पाया जाता है, साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया और अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरिया में बहुतायत में पाई जाती है, हो जाती है। अगला है इम्पोर्टेंट ट्रिपेनोसोमा क्रूजी जो है वो मनुष्य के बच्चों में भी पाई जाती है, और बच्चों के ब्लड में ये पैरासाइट प्रोटोजन रहता है, और ये इसका जो बैक्टर है वो बग है, खटमल है, ट्राइटोमा, और इससे जो बीमारी होती है उसे कहते हैं चैगास डिजीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। चैगास डिजीज कहाँ पर फैलती है? साउथ और सेंट्रल अमेरिका में ये फैलती है। अगली ये बीमारी है अगला जो प्रोटोजोआ है वो ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई जो है, ट्रिपेनोसोमा ब्रूसियाई, ये हॉर्स में, मूल्स में, डंकी में, कैमल्स में, कैटल, सेंस और डॉग्स में पाई जाती है। इन सब के ब्लड में ये पाया जाता है। इसका जो बैक्टर है वो ग्लोसिना मॉर्सिटेंस है, सीसीफ्लाई से कहते हैं, और ये जो उत्पन्न करता है रोग, उस रोग को कहते हैं नागाना डिसीज़। अफ्रीका में ये होती है। अगला है ट्रिपेनोसोमा इवांसी हॉर्स, मूज, डंकी, कैटल, कैमल और एलिफेंट में के ब्लड में इसका पैरासाइट रहता है, और ये बैक्टर जो है जिसके साथ इसे ट्रांसमिट होती है वो बैक्टर है टेवानस या स्टोमॉक्सिस, और इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं सुर्रा डिसीज़ उत्पन्न होती है, और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बाद एक और पढ़ लेते हैं ट्रिपेनोसोमा इक्विनम, ये हॉर्स में होती है, और हॉर्स के ब्लड में इसका पैरासाइट प्रोटोजन पाया जाता है। बैक्टर है इसका है टेवानिड फ्लाई इसका बैक्टर है, और रोग का नाम है मल्डेसेड्रस रोग है इसका, और साउथ अमेरिका में ये होती है। ठीक है, तो ये सारी जो बीमारियां हैं, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमें पढ़ी है, रोडेसिया स्लीपिंग सिकनेस भी इम्पॉर्टेंट है, चैगास और नगाना डिसीज़ और सुर्रा डिसीज़ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं कि किससे कौन से ट्रिपेनोसोमा से होती की स्पीसीज से होती हैं। तो चैगास डिसीज होती है ट्रिपेनोसोमा क्रूजी से, नगाना डिसीज ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी से, और सुर्रा डिसीज होती है ट्रिपेनोसोमा इवांसी से। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉरीफेरा लेकर आएंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें।